अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है सर, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट्स और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए जो हम आज स्टार्ट करेंगे सर, वो एब्रेशंस ऑफ लेंसेज से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है एब्रेशंस ऑफ लेंसेज। एब्रेशन ऑफ लेंस यानी कि लेंस के नकाइस। इसकी डेफिनेशन होती है डिफेक्ट्स इन लेंसेज। डिफेक्ट्स इन लेंसेज इज कॉल्ड एब्रेशंस ऑफ लेंसेज। टू टाइप्स के एब्रेशंस होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारे पास क्रोमेटिक एब्रेशंस, क्रोमेटिक। सेकंड होता है स्फेरिकल एब्रेशंस। अब क्रोमेटिक एब्रेशंस में होता ये है कि ऑल कलर्स ऑफ लाइट और कलर्स ऑफ लाइट नॉट फोकस एट वन पॉइंट। तमाम के तमाम कलर्स एक पॉइंट पर फोकस नहीं होते। अब स्फेरिकल की बात करें तो इसमें होता ये है ऑल रेज जो होती हैं, ऑल रेज ऑफ लाइट नॉट फोकस एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट। अब इनको हम लोग डिटेल के साथ पढ़ते हैं, देखते हैं सर। फर्स्ट वन है हमारे पास क्या, क्रोमेटिक एब्रेशंस। क्रोमेटिक एब्रेशंस इसमें देखें तो ये जो क्रोमेटिक है, लफ्ज़ क्रोमा से निकला हुआ है। क्रोमा का मतलब होता है कलर। इससे जो इमेज बनता है वो बनता है ब्लर एंड कलर्ड इमेज बनता है। यानी कि हमारे पास इसका इमेज हमारी पसंद का इमेज नहीं बनता, कलर इमेज बनता है ड्यू टू इस डिफेक्ट की वजह से। अब देखा जाए, हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। रेड की अपनी वेवलेंथ है, ऑरेंज की अपनी है, ग्रीन की अपनी है और ब्लू लाइट की अपनी वेवलेंथ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कलर होते हैं ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से होते हैं, ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से होते हैं। यानी कि वेवलेंथ बताएगी कि आपको ये कलर कैसा है, क्योंकि रेड की अपनी है, ब्लू की अपनी है। अब हम देखें कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। ओके सर, एक लाइट की रे आ रही है, फ़र्ज़ कर लें ये रेड लाइट की रे है। सिमिलरली यहाँ से भी एक रेड लाइट की रे आ रही है। ये रे किसी न किसी पॉइंट पर फोकस तो ज़रूर होंगी, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का ये काम होता है। फ़र्ज़ कर लें इस पॉइंट पर ये फोकस हो गई, ये इस लेंस का फोकस पॉइंट हो गया। सिमिलरली एक और रे आ रही है, फ़र्ज़ कर लें ये ब्लू लाइट की रे है। यहाँ से भी एक और रे आ रही है, ये भी ब्लू लाइट की रे है। ये रे जाके किसी नज़दीक पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं। ये भी फोकस पॉइंट हो गया। अब देखा जाए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस है फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ ऑफ किसका है सर, रेड लाइट का फोकस पॉइंट है, फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट। सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये वाला भी एक डिस्टेंस है, ये भी फोकल लेंथ के बराबर है, लेकिन ये फोकल लेंथ ऑफ किसकी है, फोकल लेंथ ऑफ ब्लू लाइट की है। इसलिए मैंने यहाँ पर एफ बी से ज़ाहिर कर दिया है। देखें इस फिगर से, जो फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट है वो ग्रेटर है फोकल लेंथ ऑफ ब्लू लाइट से। इसीलिए जो इमेज बनता है वो ब्लर इमेज बनता है और कलर्ड इमेज बनता है। ये हुआ लेंस का डिफेक्ट। ये क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ, देखें कि रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ग्रेटर होती है वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट के। यानी जितनी वेवलेंथ ज़्यादा है उतनी ही फोकल लेंथ ज़्यादा है। अब रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, इसीलिए रेड की फोकल लेंथ भी ज़्यादा है इस ब्लू लाइट से। हम कह सकते हैं जो वेवलेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा फोकल लेंथ।
इसीलिए जो इमेज बनता है डिफरेंट कलर का, डिफरेंट वेवलेंथ का, वो ब्लर इमेज होता है, यानी कि ख़राब इमेज होता है। हमें चाहिए एक्यूरेट इमेज, सही इमेज, ताकि चीज़ों को हम लोग आसानी के साथ समझ सकें। इसका हमारे पास एक तरीक़ाकार होता है। इस डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए हमारा एक तरीक़ाकार होता है रिमूवल, यानी कि इस डिफेक्ट्स को रिमूव करने का तरीक़ाकार। एक तरीक़ाकार होता है, फ़िज़िक्स ने हमें बता रखा है कि आप यूँ करें कि एक कन्वेक्स लेंस ले लें और दूसरा कनकेव लेंस ले लें जो इसके साथ अटैच कर दें। यहाँ एक कनकेव लेंस है जो इस कन्वेक्स लेंस के साथ अटैच है। इससे होगा ये कि जितने भी रेज़ आएंगी, जैसे भी कलर की होंगी, वो एक ही पॉइंट पर फोकस होंगी, उनका फोकस पॉइंट एक होगा। जिनका फोकस पॉइंट एक होता है वो एक्यूरेट लेंस होता है। ये हमारा इस लेंस को कहते हैं ए क्रोमेटिक लेंस। क्या है? ए क्रोमेटिक लेंस, यानी कि डिफेक्ट से पाक है, ए क्रोमेटिक लेंस हो गया। ये कैसे हुआ, कैसे हासिल हुआ? हासिल यूँ हुआ कि ये कम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस से हुआ। इन दो लेंसेज की कम्बिनेशन से ये लेंस ए क्रोमेटिक लेंस हासिल हुआ। अब इस लेंस से जो इमेज बनेगा ना वो ब्लर होगा ना कलर्ड होगा, क्योंकि जितने भी कलर्स की रेज आएंगी वो एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सफेरिकल एब्रेशंस। ये एब्रेशंस इसलिए हासिल होता है, इसकी वजह ये होती है ड्यू टू लार्ज अपर्चर और साइज। अपर्चर यानी कि लार्ज अपर्चर या लेंस का साइज़ ज़्यादा होता है, इसीलिए ये वाला डिफेक्ट हमें हासिल होता है। देखें कि ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। अपर्चर का ज़्यादा होने का मतलब है कि इस लेंस का डायामीटर ज़्यादा है, इसीलिए अपर्चर कह लें या साइज़ कह लें, एक ही बात है। एक लाइट रे आ रही है जो इस लेंस से इस किनारे से गुजर रही है। सिमिलरली दूसरी रे भी आ रही है जो इस लेंस के किनारे से गुजरती है। ये रे जाके किसी एक पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं। सिमिलरली ये रे भी एक पॉइंट पर फोकस होंगे, इसे कहते हैं फोकस पॉइंट। सिमिलरली एक और रे आ रही है जो इस लेंस के दरमियान से गुज़र रही हैं। ये रे भी किसी एक पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं। फ़र्ज़ कर लें इसका फोकस पॉइंट ये है। अब देखें दोनों के फोकस पॉइंट डिफरेंट है, इसीलिए जो इमेज हमें हासिल होगा वो इमेज ब्लर इमेज होगा। क्या होगा सर? ब्लर इमेज हमें हासिल होगा, क्योंकि इन दोनों रेज़ के फोकस पॉइंट डिफरेंट हैं। अब वो रेज़ जो लेंस के किनारे से गुजरती हैं उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेज़। और वो रेज़ जो लेंस के सेंटर से या इस दरमियान से गुजरती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं, ये वाली रेज़, ये रेज़ और ये रेज़, इसे कहते हैं प्रेक्सियल रेज़। प्रेक्सियल रेज़। इस बिना पर ये वाली जो फोकल लेंथ होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसे कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ मार्जिनल रेज़। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये भी फोकल लेंथ के बराबर है। ये वाला ये भी हुआ फोकल लेंथ ऑफ किसकी सर? ये फोकल लेंथ हुई प्रेक्सियल रेज़ की, फोकल लेंथ ऑफ प्रेक्सियल रेज़ की। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है FP। अब देखा जाए फोकल लेंथ ऑफ मार्जिनल रेज़ हैं ग्रेटर फोकल लेंथ ऑफ प्रेक्सियल रेज़ से। इससे जो इमेज बनता है वो ब्लर इमेज बनता है। इसका हमारे पास एक रिमूवल होता है। रिमूवल, इस डिफेक्ट्स को रिमूव करने का एक तरीक़ाकार होता है हमारे पास। वो ये है कि एक काम ये करें कि आप लोग कवर कर दें, कवर्ड लेंस फ्रॉम एजेस, यानी कि किनारों पर आप लोग लेंस को कवर कर दें। इससे काम ये होगा, फ़र्ज़ कर लें ये लेंस का एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है। अगर इसको मैं यहाँ से ऊपर कवर कर देता हूँ, यानी कि एक ऐसा मटेरियल यहाँ पर लगा देता हूँ जो लाइट को आगे नहीं गुजरने देगा, तो होगा क्या? होगा ये कि मार्जिनल जो रेज़ हैं वो आगे ट्रांसमिट नहीं होंगी।
अगर ट्रांसमिट ही नहीं होंगी तो इसका फोकस पॉइंट भी नहीं होगा। जब फोकस पॉइंट नहीं होगा, जितनी भी रेज आएंगी सेंटर से, इस लेंस के सेंटर से या दरमियान से, वो इस पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी सारी की सारी रेज। इससे होगा ये कि दो दो फोकस पॉइंट नहीं होंगे, सिर्फ सिंगल फोकस पॉइंट होगा। जब सिंगल फोकस पॉइंट होता है वो एक्यूरेट लेंस कहलाता है। तो तब होगा क्या है, एक्यूरेट लेंस बनेगा। वो लेंस जो दिखाई देगा वो कुछ ऐसा लेंस दिखाई देगा हमारे पास, क्योंकि इसके किनारों को हमने कवर कर दिया है, इसीलिए इसके ये वाले किनारे दिखाई नहीं दें। यानी कि ना मार्जिनल रेज होंगी और ना ही सर का दर्द होगा। इनको कवर कर लें, सिर्फ प्रेक्सियल रेज जाने दें, तब एक सिंगल पॉइंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे जब लाइट गुजरती है फ्रॉम लाइट रे फ्रॉम रेयर मीडियम से रेयर मीडियम से टू डेंसर मीडियम की तरफ, तब क्या होता है डेंसर मीडियम। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, नीचे इसके है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम फ़र्ज़ कर लें ग्लास है, इसके ऊपर है रेयर मीडियम, फ़र्ज़ कर लें एयर है। यहाँ पर एक फ़र्ज़ी लाइन ड्रा करते हैं। इस फ़र्ज़ी लाइन को आप लोग नॉर्मल का नाम देते हैं, यानी कि ये नॉर्मल लाइन है। अच्छा, जब रे आती है रेयर मीडियम से यानी एयर से डेंसर मीडियम की जानिब, ये बजाय सीधा जाने के इस बेंड टूअर्ड नॉर्मल हो जाती है, झुक जाती है नॉर्मल लाइन की जानिब। ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट क्योंकि रिफ्रैक्ट हुई इसीलिए ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर। ये लाइट रेज का रास्ता कुछ यूँ है। ओके सर, इसके दो तीन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होता है। कब? जब रे रेयर से डेंसर की तरफ जाती है। सेकंड इसका पॉइंट है ये लाइट रे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तीसरा इसका पॉइंट है जब लाइट रे गुजरती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, लेकिन जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमेशा सोर्स पर डिपेंड करती है। अब इस सोर्स में लाइट का सोर्स जो है वो फ़र्ज़ कर लें सन है, सन कांस्टेंट है इसलिए फ्रिक्वेंसी भी कांस्टेंट है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला आता है v=f लैम्डा। एफ तो कांस्टेंट है लेकिन लैम्डा डिक्रीज़ हुआ है, इसीलिए लैम्डा अगर डिक्रीज़ है तो स्पीड ऑफ लाइट भी डिक्रीज़ हो जाएगी। जब लाइट रे गुजरती है रेयर मीडियम की से डेंसर मीडियम की जानिब तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है। अब हमारे पास है जब लाइट रे गुजरती है कहाँ से, सेकंड पॉइंट है जब लाइट रे गुजरती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की जानिब टुवर्ड्स रेयर, तब क्या होता है, ये हमारे पास एक बाउंड्री है बिटवीन डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। यहाँ पर एक फर्जी लाइन ड्रा करते हैं जो नॉर्मल कहलाती है। ये हमारा हुआ रेयर मीडियम एयर और ये है हमारा डेंसर मीडियम, फ़र्ज़ कर लें ग्लास है। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की जानिब लाइट रे गुजरती है तो ये बजाय सीधा जाने के ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, कुछ इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है। ये हुआ लाइट का रास्ता, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा आई, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर कहलाएगा। इसके पॉइंट्स हैं हमारे पास जब लाइट रे गुजरती है कहाँ से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की जानिब, तब एंगल ऑफ जो इंसिडेंट होता है वो समाल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है, और लाइट रे जो होती है वो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल से परे हट जाती है, फ्रॉम नॉर्मल। और थर्ड पॉइंट है इसका कि जो वेवलेंथ है जब लाइट रे गुजरती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला है c=f लैम्डा। जब लैम्डा इंक्रीज़ हो गया तो स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी।
इसका मतलब ये है जब लाइट रे गुजरती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की जानिब, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि लैम्डा इंक्रीज़ हो जाता है। ये वाले सारे के सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये MCQs के तौर पर आ जाते हैं पेपर में। अब हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने देखा जब लाइट रे गुजरती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की जानिब, तब होता ये है लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। ये है हमारा डेंसर मीडियम, ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले जाते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। फ़र्ज़ करने ख़ास एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ 90 के बराबर। ये थीटा क्या हुआ 90, थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। अब इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं कहते बल्कि क्रिटिकल एंगल कहते हैं, थीटा सी। अगर आप लोग मज़ीद एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा देते हैं तो लाइट रे आगे जाने की बजाय उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। ये कब है ये वाली रे? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, तब इस केस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अच्छा, ये वाला जो प्रोसेस होता है हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। इसका हमारे पास एक MCQs भी आता है, कई बार पूछा गया है कि इन फाइबर ऑप्टिक्स हम किस लाइट का इस्तेमाल करते हैं? वी यूज़ रेड इंफ्रारेड लाइट। ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग इंफ्रारेड लाइट का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी बड़ा मशहूर ज़माना MCQs है, इसको याद कर लेना। अब कुछ बातें करूँगा क्रिटिकल एंगल पर। क्रिटिकल एंगल कौन सा था सर? क्रिटिकल एंगल था थीटा सी। थीटा सी से इसे डिनोट करते थे। देखें सर, क्रिटिकल एंगल जो होता है हमारे पास दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 के बराबर होता है। उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं हम। इसका एक MCQs भी आता है, वो ये कि जो क्रिटिकल एंगल होता है थीटा सी एज एन किस में होता है? ऑप्शन है, क्या ये रेयर मीडियम में होता है? बी ऑप्शन है, क्या ये डेंसर मीडियम में होता है? सी ऑप्शन है, क्या बोथ में होता है? डी ऑप्शन है, क्या नन यानी कि किसी में भी नहीं होता। इसका करेक्ट ऑप्शन है ये डेंसर मीडियम में, क्योंकि ये हमारा हुआ डेंसर मीडियम ग्लास वाला। ये तमाम के तमाम एंगल, ये वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस या हो क्रिटिकल एंगल, ये डेंसर मीडियम में होते हैं, याद कर लें। तो क्रिटिकल एंगल के बारे में कुछ MCQs आते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। थीटा सी के बारे में, ये होता है इन डेंसर मीडियम में। दूसरी बात कि है क्रिटिकल एंगल हमेशा तब होगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90 के बराबर। और तीसरी बात, लाइट रे आ रही होगी कब? डेंसर मीडियम से। लाइट रे आ रही होगी डेंसर मीडियम से टू रेयर मीडियम की तरफ, तभी ये क्रिटिकल एंगल हो सकता है। इनको याद कर लें, ये MCQs के तौर पर आ जाते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है स्नेल्स लॉ। ये तो बड़ा आसान सा लॉ होता है। ये होता है N1 sin थीटा 1 प्लस इज इक्वल टू N2 sin थीटा 2 के बराबर होता है। ये N1 और थीटा 1 तब होते हैं जब जहाँ से लाइट शुरू होती है। फ़र्ज़ कर लें ये लाइट शुरू हो रही है ग्लास मीडियम से, तो ग्लास मीडियम में हम लोग N1 लेंगे और थीटा 1 भी उसी ग्लास मीडियम में ले लें। N2 और थीटा 2 वहाँ लेंगे जहाँ पर ये लाइट पहुँचती है। फ़र्ज़ कर लें वो एयर मीडियम में पहुँची, तो थीटा 2 हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ और N2 भी ये हमारे पास एयर के बारे में हो गया। देखें सर, अगर इस लॉ को हम लोग यूज़ करें यहाँ पर,
इफ़ थीटा 2 हुआ, थीटा 2 ये वाला थीटा 2 90 के बराबर, यानी कि ये कहाँ पर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड मीडियम में है, तब एंगल ऑफ जो इंसिडेंट होता है थीटा 1 वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। अगर इसको हम यहाँ यूज़ करें तो बनेगा n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। अब थीटा 1 की जगह लगाएंगे क्रिटिकल एंगल, थीटा 1 किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल, और थीटा 2 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि साइन थीटा c बना, हमारे पास साइन 91 होता है, ये बना n2 डिवाइडेड बाई n1, ये n1 यहाँ पर डिवाइड होगा, थीटा c बना थीटा c साइन इनवर्स n2 डिवाइडेड बाई n1, ये n2 किसका है, ये n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रियर मीडियम, यानी कि एयर का, बनेगा साइन इनवर्स, एयर का होता है 1, n1 होता है फॉर द ग्लास, ग्लास के लिए होता है 1.5। जब इसको आप लोग सॉल्व करते हैं तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है 41.8 डिग्री के बराबर होती है। ये बड़ा मशहूर ज़माना MCQ से कई बार आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कुछ बातें करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई वी। c स्पीड ऑफ लाइट है, v भी स्पीड ऑफ लाइट है। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 मीटर फी सेकंड के बराबर। और v होता है, ये डिपेंड करता है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। जिस मीडियम का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। तो n क्या है, n है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। फ़र्ज़ कर लें लाइट जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की जानिब, तो n1 है एक मीडियम, c है कांस्टेंट और v है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। सिमिलरली दूसरा मीडियम है n2 और स्पीड c कांस्टेंट है और उस n2 में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो v2 होगी। अब इनका अगर रेशो ले लें तो बनेगा n1 डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाई v1 के बराबर होगा। v हमारे पास होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के बराबर। f होती है कांस्टेंट क्योंकि फ्रिक्वेंसी है वो सोर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन वेवलेंथ तब्दील होती है। v1 है तो बनेगा लैम्डा 1 और v2 है तो बनेगा लैम्डा 2। अगर यहाँ मैं पुट करूँ तो होगा किस्सा ये कि n2 डिवाइडेड बाई n1 डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू f लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई f लैम्डा 1 के बराबर होगा। f से कैंसल तो बनेगा हमारे पास क्या, n1 डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1। अब इस इक्वेशन से ये चीज़ साबित हो रही है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, यानी कि जिस मीडियम का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मीडियम में जो वेवलेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा कम हो जाती है। ये चीज़ याद रखने की है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, ए रे ऑफ वेवलेंथ इतना मूव्स फ्रॉम एयर टू द ग्लास, इट्स वेवलेंथ इन ग्लास बता दें। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो बताएं दूसरे मीडियम में वेवलेंथ क्या होगी। दूसरे मीडियम में होगा लैम्डा 2, वो क्या होगी। अब ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, ये है लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई n2 के बराबर है। बताने क्या है, लैम्डा 2 को अलग करें, n1 डिवाइडेड बाई n2 इनटू लैम्डा 1 बनाएगा। अच्छा n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम हमारा क्या है, एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 है। दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अच्छा लैम्डा 1 है हमारे पास क्या 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁷ मीटर के बराबर है। अगर इस इशारे को मैं यहाँ से हटाऊँ तो ऊपर 10 लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, ये अगर 10 मल्टीप्लाई बाई 6 हो तो बनेगा 60 डिवाइडेड बाई 15 10⁻⁷। अच्छा इसको इसके साथ काटें, आंसर 4 आएगा।
बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 मीटर के बराबर होगा, लैम्डा 2। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट ट्राइड बाई गैलीलियो बट मैयर बाई मैकलसन। ट्राई तो गैलीलियो ने किया था लेकिन मैयर मैकलसन ने किया था। अच्छा, ये वाला पॉइंट एमसीक्यूज में आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।